नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। एपिसोड में हम सब ने सुना था कि एक तरफ जहाँ पर जब किंग के वो फाइटर अब उसके पैलेस में आते हैं तो वो यहाँ पर किंग को सारी ही बातें बताते हैं कि युवराज तो अपने चेहरे से वो नकाब हटाने ही वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर महारानी आती है और सारी ही सिचुएशन को संभाल लेती है। या अब किंग अपने रूम में बैठकर अभी यही सोच रहे थे कि आखिर कौन थी वो महारानी। वो यही सोचते हैं कि जिसके ऊपर मेरी अनंता ने इतना भरोसा जताया है और उसने भी अपने फर्ज को क्या बखूबी बड़ी ही ईमानदारी के साथ निभाया है। मेरी नज़र से ये सारी की सारी बातें कैसे बच सकती हैं कि कौन है ये महारानी। जहाँ एक तरफ बूढ़े किंग महारानी के बारे में ही सोच रहे थे तो इधर दूसरी तरफ दिल्ली में लाइफ केयर हॉस्पिटल में आलिशा को होश तो अच्छी तरह से आ गया था, इसलिए राजलक्ष्मी ने आलिशा को अब अच्छी तरह से एग्जामिन भी कर लिया था। पहले तो अनिका यहाँ पर उसे बिना किसी की नज़र में आए हुए एग्जामिन करती है और उसके बाद राजलक्ष्मी भी। और अब राजलक्ष्मी जब उसे अच्छी तरह से एग्जामिन कर लेती है तो उसे चेक करने के बाद अब वो वहाँ पर उसके वार्ड से बाहर आ जाती है और अब वो सभी से ही कहती है, देखिए अब वो ठीक हैं। अब राजलक्ष्मी ने ये कहा ही था कि ये सुनते ही अब राजीव गुलेरिया कहते हैं, क्या सच में? अगर वो ठीक है तो फिर क्या अब हम उसे गुलेरिया हाउस में लेकर जा सकते हैं? मेरा मतलब है कि वहाँ पर मेडिकल रूम भी है और तुम भी तो वहीं पर ही हो ना, तुम उसे किसी भी समय चेक भी तो कर सकती हो ना बेटा। अब ये सुनते ही अब यहाँ पर राजलक्ष्मी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर पाती, लेकिन तभी बड़ी जल्दी से ही अब बड़ी रानी कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। आलिशा अब यहाँ पर एक पल के लिए नहीं रुकेगी, वो गुलेरिया हाउस बिल्कुल भी नहीं जाएगी। आलिशा अब सीधे ही हमारे साथ पेरिस जाएगी, क्योंकि हम अब अपनी बच्ची को यहाँ पर और एक पल के लिए यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, इसलिए इसके बारे में तो सोचना भी मत। और अभी ये कहते हुए अभी यहाँ पर बड़ी रानी अब रोहित की तरफ देखने लग जाती है और अब रोहित की तरफ देखते हुए कहती है, रोहित आप हमारे लिए एक प्राइवेट जेट का इंतज़ाम कर दीजिए, जिससे हम आलिशा को अभी के अभी यहाँ से लेकर चले जाएं और वहाँ जाने के बाद तो हम उसका अपने डॉक्टर से अच्छे से ट्रीटमेंट भी करा लेंगे। यहाँ पर बड़ी रानी की ये बात सुनकर सबको बड़ी ही हैरानी होती है, क्योंकि सबको ये तो पता था कि अभी तूफान जो इतनी देर से दबा हुआ है वो अब एकदम से ही आएगा तो आएगा ही, लेकिन अब उन्हें ये नहीं पता था कि वो अभी ऐसी हालत में ही आलिशा को यहाँ से लेके जाने की बात करेगी। इसलिए अब बात को संभालते हुए बड़ी रानी को समझाते हुए अब आकाश गुलेरिया हिम्मत करता है और कहता है, बड़ी रानी सॉरी मैं आपकी बात को टाल रहा हूँ, लेकिन कवीन आलिशा तो गुलेरिया हाउस में ही जाए तो ही सही है, क्योंकि देखो गुलेरिया हाउस में जाने के बाद उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उन्हें वहाँ पर लेकर जाने की परमिशन दे दीजिए। आकाश की ये बात सुनते ही अब बड़ी रानी कहती है, गुलेरिया हाउस में, और वो भी आलिशा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि गुलेरिया हाउस के लोग गुलेरिया परिवार की बेटियों के साथ क्या करते हैं ये हमने उस प्रेयर मीट वाले दिन अच्छी तरह से देख लिया था कि गुलेरिया परिवार के दिलों में अपने खुद के ही परिवार की बेटियों के लिए क्या इज्जत है। ये सुनते ही अब जहाँ पर आकाश की नज़रें नीचे झुक जाती हैं तो अब महेंद्र पीरामल अब यहाँ पर बड़ी रानी को समझाते हुए कहते हैं और साथ के साथ अब वो राजीव गुलेरिया की तरफ देखने लगते हैं। यह महेंद्र पीरामल अब कहते हैं,
दीदी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं आपको पूरा का पूरा सच बताता हूँ कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से आपको गुलेरिया परिवार का ये रूप देखना पड़ा, क्योंकि इनमें इन लोगों की कोई भी गलती नहीं है। या फिर अगर आपको मेरी बात पर भी यकीन ना हो तो आप खुद धनंजय भाई से ही पूछ सकते हैं इसके बारे में। ये कहते हुए ही अब महेंद्र धनंजय पीरामल की तरफ भी देखने लगते हैं और अब उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, भाई आप ही बताइए ना इन सभी को कि उस दिन ऐसा क्या हो गया था, क्योंकि इनमें इन लोगों की तो कोई गलती ही नहीं थी, और जब इनकी गलती ही नहीं थी तो इन्हें ये सजा क्यों दी जाए। अब यहाँ पर जैसे ही धनंजय ने महेंद्र की ये बात सुनी तो उसकी ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, रेवती, महेंद्र बिल्कुल सही कह रहा है। रेवती देखो, तुम मुझ पर तो विश्वास करती हो ना रेवती, इसलिए प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं मानता हूँ कि तुम्हें आलिशा की बहुत ज्यादा चिंता है, लेकिन जितनी ज्यादा तुम्हें आलिशा की है उतनी ज्यादा मुझे भी है, क्योंकि आलिशा मेरी भी तो बेटी है ना रेवती। आलिशा को देखो, अभी गुलेरिया हाउस में ही लेकर चलते हैं। एक बार उनके जख्म पूरी तरह से भर जाएं, उसके बाद ही हम आलिशा को अपने साथ ही लेकर चलेंगे। अब यहाँ पर धनंजय रेवती को समझाने की कोशिश करते हैं और अब यहाँ पर वो कहते हैं, हम आलिशा को यहाँ इसलिए नहीं छोड़ सकते हैं अभी हॉस्पिटल में, क्योंकि अब सिर्फ राजमहल के दुश्मन ही नहीं बल्कि गुलेरिया हाउस के दुश्मन भी आलिशा को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अब तो यहाँ पर गुलेरिया परिवार के दुश्मनों को भी आलिशा के बारे में पता चल चुका है कि वो किसकी बेटी है। अब धनंजय की इस बात को सुनकर अब बड़ी रानी कुछ सोचने लगती है, तो यहाँ पर अब राजीव गुलेरिया कहते हैं, देखिए हम ऐसा नहीं है, हम आलिशा को अपने साथ लेकर जाएंगे, तो मेरी आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आप भी उनके साथ गुलेरिया हाउस में चलिए, क्योंकि अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा तो आप वहां पर अपनी आंखों से देख लीजिएगा। अगर आपको हमारी किसी भी चीज में कोई भी कमी लगे या आपको लगे कि हम उसका अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रहे हैं तो आप बेशक से उसे अपने साथ पेरिस लेकर जा सकती है, और ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो फिर हम में से कोई भी आपको नहीं रोकेगा। आप बेझिझक आलिशा को अपने साथ लेकर जाइए, लेकिन प्लीज अभी के लिए आलिशा को गुलेरिया हाउस लेकर चलिए, और पीछे जो कुछ भी हुआ उसकी मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अब यहाँ पर सभी का एक ही मत सुनकर सभी यहाँ पर आलिशा को गुलेरिया हाउस के लिए ही सजेस्ट कर रहे थे, इसलिए सभी की रिक्वेस्ट पर अब बड़ी रानी कहती है, ठीक है, लेकिन एक बात याद रहे मिस्टर राजीव गुलेरिया, अगर हमें थोड़ा सा भी लगाना कि हमारी बेटी और हमारी ग्रैंड डॉटर वहाँ पर खुश नहीं है तो फिर आप याद रखना हम उसी पल वहाँ पेरिस के लिए चले जाएंगे, और उसके बाद आलिशा कभी भी यहाँ पर इंडिया आएगी ही नहीं, क्योंकि मैं फिर उन्हें कभी इंडिया में गुलेरिया हाउस तो छोड़ो, मैं उन्हें फिर इंडिया भी नहीं आने दूंगी। अब बड़ी रानी की ये बात सुनते ही अब आकाश कहता है, नहीं बड़ी रानी माँ, इसकी तो कोई भी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि हम सच में अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आलिशा को और लतिका को वहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखना वो तो वहाँ पर बहुत ही खुश होंगे। अब आकाश की ये बात सुनते ही अब बड़ी रानी भी कहती हैं, लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। और ये सुनते ही अब आकाश भी कहता है, राजलक्ष्मी ऐसा करो, तुम अभी आलिशा को के लिए एम्बुलेंस का इंतज़ाम करो, मैं तब तक सारी की सारे डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर देता हूँ, क्योंकि हम आलिशा को अभी ही यहाँ से लेकर जाएंगे। इधर आकाश ने जैसे ही ये कहा तो अब राजलक्ष्मी अब कहती है, ठीक है, मैं आलिशा को एम्बुलेंस में शिफ्ट करवा देती हूँ। अब राजलक्ष्मी की ये बात सुनते ही अब अनिका और रोहित जो कि अभी इन बातों को सुन रहे थे, अनिका को भी अब लगता है कि सच में आलिशा को गुलेरिया हाउस में ही जाना चाहिए, क्योंकि वो भी वहीं पर ही सेफ रहेगी। लेकिन अब अनिका अब रोहित से भी कहती है, मिस्टर मारवा, क्या मैं गुलेरिया हाउस जाऊं? क्योंकि आलिशा की अभी जो हालत थी उसको देखकर अब अनिका यही सोचती है कि उसे भी गुलेरिया हाउस में जाना चाहिए, क्योंकि जब तक आलिशा वहाँ पर है अनिका उसे अच्छे से एग्जामिन कर सकती है। अनिका ने ये रोहित से कहा ही था कि अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है,
तुम्हें तुम्हें कहीं भी जाने के लिए अनिका मुझसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कितने बार ही तुम्हें कहा है, अगर तुम्हारा मन है गुलेरिया हाउस में जाने का तो तुम बेझिझक जा सकती हो, क्योंकि वैसे भी वहाँ पर हमारे बच्चे भी तो वहीं पर ही है ना। वैसे तो मुझे स्वाति माँ के ऊपर अनिका पूरा का पूरा भरोसा है कि वो वहाँ है। जो इस वक्त बच्चों को के मन में जो बातें चल रही होंगी वो उन्हें अच्छी तरह से संभाल लेंगी, क्योंकि रोहित को ये अच्छी तरह से पता था कि उसकी प्रेयर मीट में जो कुछ भी हुआ था उसके बाद बच्चे हो ना हो गुलेरिया हाउस में खुश तो नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि स्वाति मल्होत्रा वहाँ पर है यानी कि अनिका की माँ, तो वो बच्चों के मन में आ रहे इस परिवर्तन को अच्छे से समझेगी भी और उन्हें भी थोड़ा सा संभालने की कोशिश करेगी। और अब वो कहता है, अगर तुम वहाँ पर जाओगी तो उनके लिए वहाँ की सिचुएशन को संभलना और भी इजी हो जाएगा, क्योंकि चीज़ों को बैलेंस करने में उन्हें तुम्हारी मदद चाहिए है। देखो अनिका, पीछे बीते दिनों में जो कुछ भी हुआ उससे बच्चों के मन पे भी एक गहरा इफेक्ट डाला है। हालांकि हमारे बच्चे सारी की सारी बातें समझते हैं, वो भी इतने समझदार हैं, लेकिन फिर भी गुलेरिया परिवार को लेकर उनके मन में जो बदलाव आया है उसको बैलेंस करना बहुत ही जरूरी है। और हाँ, मैं पापा के साथ कल गुलेरिया हाउस आ जाऊंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। वो क्या है ना कि यहाँ आने के बाद अगर मैं दादी माँ से मिलने के लिए नहीं गया तो वो फिर से शुरू हो जाएगी। इसलिए देखो अनिका, तुम आराम से बेझिझक गुलेरिया हाउस में जाओ, लेकिन हाँ, मैं आज मारवा हाउस में जा रहा हूँ। तुम्हें तो पता ही है ना कि दादी माँ का नेचर कैसा है। अरे वो बड़ी जल्दी ही बुरा मान जाती है, क्योंकि उन्हें अब तक इस बारे में पता चल चुका होगा कि मैं जिंदा हूँ, तो वो मेरे आने का ही इंतजार कर रही होगी। यहाँ पर रोहित की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है, ठीक है मिस्टर मारवा, लेकिन अगर ऐसी बात है तो फिर क्या मैं भी आपके साथ मारवा हाउस में चलूं? मैं भी फिर आप दोनों के साथ गुलेरिया हाउस कल ही आ जाऊंगी, क्योंकि आपने कहा ना कि आप और पापा कल दोनों फिर से गुलेरिया हाउस में आओगे, तो जब आप दोनों वहां पर आओगे तो मैं भी आप दोनों के साथ ही आ जाऊंगी। इसलिए मैं भी आज मारवा हाउस में ही चलती हूँ। अनिका की इस बात को सुनकर अब रोहित कहता है, नहीं अनिका, मेरे ख्याल से तुम्हें गुलेरिया हाउस जाना चाहिए। वहाँ पर सभी को तुमसे मिलना होगा, क्योंकि सच में जितना बुरा समय हमारे परिवार ने देखा उसके बाद तो उन सब का ही मन कर रहा होगा तुमसे मिलने के लिए। इसलिए मेरी मानो, तुम अभी गुलेरिया हाउस ही चली जाओ, तुम्हारा वहाँ जाना ठीक होगा। अब रोहित की इस बात को सुनकर अब अनिका किसी एक गहरी सोच में पड़ जाती है, क्योंकि हालांकि अनिका गुलेरिया हाउस भी जाना चाहती थी आलिशा के लिए, लेकिन अब रोहित की बात को सुनकर अब वो मारवा हाउस भी जाना चाहती थी। इसलिए अब अनिका यही सोचती है कि आखिर उसे आज कहाँ पर जाना चाहिए, क्योंकि कल के लिए तो पक्का था कि वो गुलेरिया हाउस चली ही जाएगी। इसलिए काफ़ी सोचने के बाद अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, मैं अभी मारवा हाउस ही जाना चाहती हूँ, और वैसे भी मुझे वहाँ पर कुछ काम भी तो है, इसलिए अब मुझे वहीं पर ही जाना है। गुलेरिया हाउस में कल आप लोगों के साथ आ जाऊंगी। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, ठीक है अनिका, मैं समझ रहा हूँ, चलो फिर अगर तुम मारवा हाउस ही चलना चाहती हो तो ये भी ठीक है। अब यहाँ पर चलो अभी हम सबसे मिल लेते हैं। या अब एक दूसरे से बात करने के बाद वो सभी अब एक दूसरे से बात करने लगते हैं। इधर कुछ देर के बाद यहाँ पर कविन आलिशा को भी राजलक्ष्मी के द्वारा एम्बुलेंस में शिफ्ट कर दिया जाता है, और उनके साथ बड़ी रानी और राजलक्ष्मी ये दोनों ही वहाँ पर उसके साथ उस एम्बुलेंस में बैठ जाती हैं। तो वहीं उनके पीछे पीछे यहाँ पर गुलेरिया हाउस की गाड़ी में राजीव गुलेरिया, करण गुलेरिया और महेंद्र पीरामल गुलेरिया हाउस के लिए निकल जाते हैं। तो वहीं दूसरी एक गाड़ी में आकाश, सिद्धांत और ओमकार और कैलाश अधिकारी भी पीछे पीछे चले जाते हैं। यहाँ पर एक एम्बुलेंस और साथ में 2 गाड़ियां जाती हैं। तो इधर यहाँ पर मारवा हाउस के लिए धनंजय पीरामल के साथ रोहित और अनिका चले जाते हैं। ये तीनों ही एक गाड़ी में मारवा हाउस के लिए निकल जाते हैं। जब यहाँ पर वे तीनों गाड़ी में जा रहे थे तो धनंजय पीरामल और रोहित तो आगे की सीट पर बैठे हुए थे, तो वही अनिका यहाँ पर पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी। गाड़ी में यहाँ पर काफी सन्नाटा था। अब सन्नाटे को तोड़ते हुए अब धनंजय पीरामल अब पीछे मुड़कर अनिका की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या हुआ?
और कहते हैं, क्या अनिका, मेरा एक सवाल है, क्या तुम भी शामिल थी इस गधे के स्टूपिड से प्लान में? क्योंकि इसने जो भी कुछ प्लान बनाया अपनी मौत का, क्या तुम उसके बारे में जानती थी? कि ये सुनते ही अब अनिका यहाँ पर धनंजय की किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं देती, क्योंकि अनिका जानती थी कि वो इसका क्या ही जवाब दे। इसलिए अनिका बस उसकी इस बात को सुनकर रोहित की तरफ ही देखने लगती है कि वो अब क्या जवाब दे, लेकिन वो भी कुछ कह ही नहीं पा रही थी। या अनिका को इस तरह से रोहित की तरफ देखता हुआ देखकर और इस तरह से खामोश देखकर अब धनंजय पीरामल समझ जाते हैं कि अनिका भी रोहित के इस प्लान में शामिल ही थी, तभी तो वो उसे अभी कोई जवाब नहीं दे पा रही है। इसलिए अब अनिका को इस तरह से देखकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, इसका मतलब तो यही हुआ नानिका कि तुम भी उस समय एक्टिंग ही कर रही थी, क्योंकि जब रोहित की बॉडी देखी उसके बाद प्रेयर मीट में भी जिस तरह से तुम रिएक्ट कर रही थी अपने मानसिक संतुलन के बिगड़ जाने का, सच में वो तो फिर एक एक्टिंग ही थी ना। एक बात कहूँ अनिका, सच में बेटा तुम तो एक गलत फील्ड में आ गई हो, क्योंकि तुम्हें इस फील्ड में नहीं आना चाहिए था। जिस तरह की एक्टिंग तुमने उस समय की थी, उस एक्टिंग को देखकर तो अब मुझे यही लग रहा है कि तुमने एक गलत फील्ड का चुनाव किया है। तुम्हें तो एक एक्टर ही होना चाहिए था। अरे अच्छे खासे एक्टर भी तुम्हारे आगे शर्मा जाएंगे। अब धनंजय की ये बात सुनते ही अनिका को थोड़ा सा अजीब तो लगता है, लेकिन अब वो कुछ कहती नहीं है, क्योंकि वो जानती थी कि उन लोगों ने क्या किया था और उसके बदले में यहाँ पर जो धनंजय पीरामल कह रहे थे वो सही ही कह रहे थे। और अब यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ही ऑकवर्ड हो गई थी, क्योंकि अनिका उनके सवाल का कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। इसलिए अब वो यहाँ पर उनकी आंखों में ना देखते हुए, अब उसकी बातों को फेस ना करते हुए सीधा ही विंडो की तरफ ही देखने लगती है। और यहाँ पर धनंजय पीरामल अब इस तरह से अनिका को देखकर अब वो रोहित को घूर घूर कर देख रहे थे, क्योंकि उन्हें अभी भी उनके इस प्लान पर गुस्सा आ रहा था कि भला वो अपनी मौत का ऐसा प्लान बना भी कैसे सकता है। और यहाँ पर रोहित भी अब जैसे ही धनंजय ने उनकी तरफ देखा तो वो अपनी नजरों को चुरा रहे थे। अब यहाँ पर गाड़ी में सच सिचुएशन काफी ही ऑकवर्ड हो गई थी। यहाँ पर अब रोहित के लिए गाड़ी चलाना मुश्किल भी हो रहा था, और साथ के साथ यहाँ पर अब अनिका के लिए भी सारी ही चीजों को फेस करना। इधर कुछ ही देर में यहाँ पर इतनी ऑकवर्डनेस के बाद अब यहाँ पर वो सभी अब मारवा हाउस फाइनली पहुंच जाते हैं, क्योंकि अनिका तो गाड़ी में बैठे हुए बस यही सोच रही थी कि कब वो सन आएगा जब वो जल्दी से इस गाड़ी से उतरकर अपने कमरे की तरफ चली जाएगी। सच में अब यहाँ का ये ऑकवर्डनेस उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और जैसे ही गाड़ी यहाँ पर मारवा हाउस में पहुँचती है तो वो अब जल्दी से अपनी गाड़ी से निकलकर वो तीनों अब मेन मारवा हाउस के अंदर आ जाते हैं। उन्हें ऐसे आता हुआ देखकर तो अब सभी के चेहरे पर ही स्माइल आ जाती है। अब यहाँ रोहिणी उन्हें देखकर कहती है, रोहित, अनिका, अभी देखो वहीं रुको बेटा, वो मैं तुम दोनों की सबसे पहले नजर उतारती हूँ, क्योंकि तुम दोनों को इस तरह से देखकर सच में मुझे कितना अच्छा लग रहा है मैं बता नहीं सकती। इसलिए तुम्हें किसी की नजर ना लगे, मैं एक बार प्लीज अपने कुछ रिचुअल्स कर लेती हूँ। ये कहते हुए ही अब सनी की माँ अब यहाँ पर शिवराम से कहती है, जाओ जाकर जल्दी से आरती की थाली लेकर आओ, देखो हमारे बच्चे आए हैं, वो भी सकुशल। अब ये सुनते ही अब शिवराम कहता है, मैडम सब रेडी ही है। यहाँ रोहिणी अब अनिका, रोहित और धनंजय पीरामल को तब तक वहीं रोकती है। अब यहाँ पर शिवराम भी जल्दी से जाकर आरती की थाली को उठा कर ले आता है, और अब वो यहाँ पर रोहिणी को देते हुए कहता है, ये लीजिए मैडम, उतार लीजिए आरती। अब उसके हाथ से उस थाली को लेकर अब रोहिणी यहाँ पर अनिका, रोहित और धनंजय पीरामल इन तीनों की ही एक साथ अब आरती उतारती है, और उसके बाद अब वो उनकी नजर उतारकर अब उन तीनों को ही अंदर आने के लिए कहती है। यहाँ पर अनिका, रोहित और धनंजय को इन तीनों को एक साथ देखकर यहाँ पर सभी बहुत ही खुश थे। यहाँ पर सभी को देखकर अब रोहित कहता है, चाची, दादी माँ कहाँ है? दादी माँ कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? रोहित की ये बात सुनते ही अब सनी की माँ कहती है,
हाँ बेटा, वो अपने रूम में ही है। पहले आप ऐसा कीजिए, पहले आप सभी अपने रूम में जाकर फ्रेश हो जाइए, उसके बाद ही हम बात करते हैं, उसके बाद ही आप अपनी दादी माँ से भी मिल लेना। अब रोहिणी की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, ठीक है चाची। यहाँ पर अभी वो तीनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। यहाँ अब अपने कमरे में आने के बाद अब रोहित शावर लेने के लिए बाथरूम में चला जाता है और वो अब यही सोचता है, अगर उसे महारानी के बारे में जानना है तो उसे उस बुक को पढ़ना ही होगा। उसे पता था कि राजमहल के रहस्य में जरूर महारानी के बारे में कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा, क्योंकि जब रोहित ने यहाँ पर भीमेश्वरी गांव में जब अचानक से महारानी आई थी तो उसे देखकर तो रोहित को भी हैरानी जरूर हुई थी, लेकिन क्योंकि उसे तो पता था कि उसकी नानी माँ तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर ये कौन है और कौन है महारानी, क्या राज है उसके राजमहल से, क्या है क्योंकि महारानी एक महारानी ही है जो यहाँ पर किंग के लिए हुए फैसले को भी बदल सकती है। इसलिए अब रोहित के दिमाग में महारानी को लेकर बहुत सारे ही सवाल आ रहे थे, लेकिन उस समय सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि रोहित महारानी के बारे में कुछ भी जान नहीं पाया था या उनसे पूछ नहीं पाया था, क्योंकि उस समय वो दोनों तो सरजी को ढूंढने में लगे हुए थे। इधर रोहित अपने इन्हीं ख्यालों में ही था। कुछ देर के बाद जब रोहित शावर लेकर वहां पर आ जाता है तो वहां आने के बाद अब वो अनिका से कहता है, अनिका तुम भी जाओ शावर ले लो। इसके बाद हमें सीक्रेट लैब में भी तो जाना है, क्योंकि तुम्हें कुछ काम था ना अनिका। अब रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ मुझे काम तो था, लेकिन आपको सीक्रेट लैब में क्यों जाना है मिस्टर मारवा। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, सीक्रेट लैब में मैंने तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है अनिका, क्योंकि मेरी तरफ से मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ, एक बार चलो तो सही। अब रोहित की ये बात सुनते ही ये अनिका कहती है, देखते हैं मिस्टर मारवा, वैसे आपका सरप्राइज शौक तो नहीं होगा ना। अब इस बात पर रोहित कहता है, ये तो तुम ही बेहतर बता सकती हो अनिका, वैसे तुमसे ज़्यादा शौक तो मैं देता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझसे ज़्यादा शौक तो अनिका के होते हैं। इधर ये सुनते ही अनिका के चेहरे पर एक स्माइल आती है और वो इधर सीधा ही बाथरूम में शावर लेने के लिए चली जाती है। एक तरफ जहां पर रोहित और अनिका अभी अपने कमरे में थे, तो इधर दूसरी तरफ धनंजय पीरामल भी अभी अपने कमरे में शावर लेकर वापस आ जाते हैं। तो वो बस अभी यहाँ पर आए ही थे कि तभी कोई उनके दरवाजे को अब नॉक करने लगता है। दरवाजे को नॉक करने की आहट को सुनकर अब धनंजय पीरामल दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही यहाँ पर धनंजय ने दरवाजा खोला तो दरवाजे के सामने यहाँ पर शिवराम खड़ा हुआ था। शिवराम को वहां पर खड़ा हुआ देखकर अब धनंजय पीरामल शिवराम से कहते हैं, क्या हुआ है शिवराम, इस कुछ बात है क्या। अब धनंजय की इस बात पर अब शिवराम कहता है, हाँ सर, वो आपको सुहासिनी मैडम ने अपने कमरे में बुलाया है, और वो भी अभी, क्योंकि मैडम ने कहा है कि जल्द से जल्द अब मैं आपको ये संदेश दे दूं और आप भी बिना समय गवाए अभी के अभी मैडम से मिल लें। शिवराम की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, ठीक है ऐसा करो तुम चलो, मैं बस अभी आता हूँ। इधर धनंजय की ये बात सुनते ही अब शिवराम भी अपने सिर को झुकाकर वहां से जाने लगता है। और यहाँ धनंजय पीरामल अब अपने मन में ही सोचते हैं, ये अचानक से माँ को क्या हो गया है, वो इस तरह से मुझे क्यों बुला रही है, क्या कोई बात हो गई है क्या। वैसे कभी मैं ऐसे तो नहीं करती थी। यही सोचते हुए ही धनंजय पीरामल अब सोचते हैं कि चलो कोई नहीं, एक बार चल कर देख लेते हैं। और अब वो यहाँ पर अपनी माँ के रूम की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं अब तक दूसरी तरफ रोहित और अनिका के कमरे में अनिका भी अभी शावर लेकर अपने कमरे में आ चुकी थी और अब वो मिरर के सामने अब अपने बालों को सुखाने लगती है। कुछ देर के बाद यहाँ पर अनिका पूरी तरह से रेडी हो जाती है और इधर बस रोहित अनिका को ही देखे जा रहा था। अब अनिका रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा अब मैं रेडी हूँ, इसलिए अब हम चल सकते हैं। इधर उनकी ये बात सुनते ही रोहित, जो कि अपने लैपटॉप पर अनिका को देखते हुए साथ के साथ कुछ काम भी कर रहा था, वो अब कहता है, ठीक है अनिका, क्या तुम तैयार हो अपने सरप्राइज को देखने के लिए।
तो ठीक है, अगर अभी तुम पूरी तरह से तैयार हो तो चलते हैं। यहाँ पर अब वो दोनों ही बाथरूम से होते हुए अब सीधा ही अब मारवा हाउस में बनी हुई सीक्रेट लैब की तरफ जाने लगते हैं। इधर कुछ ही देर के बाद वो दोनों जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर यशवंत मल्होत्रा, धर्मराज मारवा और कविन दिव्यांशी ये तीनों ही बैठे हुए थे और उनके साथ यहाँ पर चिराग और अब्दुल भी थे। यहाँ तक चिराग और अब्दुल के साथ साथ यहाँ पर निखिल और भूमिका भी यहाँ पर सीक्रेट लैब में ही थे। यहाँ पर इन सभी को वहाँ पर ऐसे देखकर अब रोहित कहता है, क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना। इस बात पर अब भूमिका कहती है, नहीं रोहित, कुछ भी ठीक नहीं है। वो अभी चिराग ने बताया कि नेत्रा गायब हो गई है। अब यहाँ पर भूमिका की ये बात सुनते ही बनिका कहती है, गायब हो गई है, इसका क्या मतलब है। अब ये सुनते ही अब चिराग कहता है, मैडम हम अपने आदमियों को और गांव वालों को संभालने में लगे हुए थे और सब कुछ यहाँ पर हमारे कंट्रोल में ही था, लेकिन तभी जब हम अपने काम को कर वहाँ से हटे तो हमने देखा कि तब हम वहाँ पर नेत्रा की बॉडी को देखने के लिए गए तो वो वहाँ पर नहीं थी, क्योंकि हमें वहाँ पर उनकी बॉडी दिखाई ही नहीं दी। अब उसकी ये बात सुनते ही बनिका कहते हैं, वो कहाँ जा सकती है, अरे वो तो घायल थी ना, क्योंकि माँ ने उसके ऊपर ऐसे वार किए थे कि वो तो घायल हो गई थी। इस बात पर अब रोहित कहता है, पता नहीं अनिका, मुझे ऐसा लग रहा है कि नेत्रा का गायब होना किसी आने वाले तूफान का संकेत हो रहा है, क्योंकि इतनी घायल अवस्था में भी अगर नेत्रा वहां से गायब हुई है तो ये हमारे लिए कोई सही संदेश नहीं है। अब ये सुनते ही अब अनिका अब यहाँ पर यशवंत मल्होत्रा के सामने जाकर कहती है, क्या तुम तीनों को उस लैब में कुछ भी सस्पिशियस मिला है। मेरा मतलब है कि कोई फॉर्मूला या कुछ और कोई छोटा सा पॉइंट जिससे हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच सकें। अब यहाँ पर अनिका की इस बात पर अब कविन दिव्यांशी जो कि यहाँ पर रहनी थी वो अब कहती है कि मैडम हमने कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है, इसलिए तो हमने उस लेबोरेटरी को वहाँ पर ब्लास्ट कर दिया था, क्योंकि हम वहां से आते टाइम उस लेबोरेटरी को ब्लास्ट कर ही वहां से आए हैं। इधर उसकी ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, उस लैब को ब्लास्ट करने की क्या जरूरत थी यानी। इस बात पर अब यशवंत मल्होत्रा जो कि यहाँ पर किंग की स्टैचू थी वो अब कहती है, आपने हमें एक टारगेट दिया था मैडम, वो कंप्लीट नहीं हुआ और हमने कोई अपना टास्क इनकम्प्लीट नहीं छोड़ा है, लेकिन ये टास्क इनकम्प्लीट रह गया है, इसके लिए सॉरी। तो इसीलिए ही हमने उस लैब को ही ब्लास्ट कर दिया ताकि वहां पर फिर से ऐसा कोई भी काम ना हो सके। इधर ये सुनते ही बनिका कहती है, इसका ये मतलब है कि वो सर जी हमारी सोच से काफ़ी ही होशियार है, क्योंकि हमने सोचा था कि वहां पर उस लैब में ही रहकर वो अपना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो कुछ कर रहा है जिसके लिए उसे हम लोगों की ज़रूरत थी, यानी कि अनिका कविन, आलिशा और रोहित, क्योंकि उसको हम तीनों की बोन मैरो चाहिए ना। अब ये सुनते ही अब रोहित कहता है, हानिका वो तो है, ये सर्ची तो सच में हमारी सोच से भी आगे निकला, इसलिए चलो अभी आओ मेरे साथ। ये कहते हुए ही रोहित अब लैब के एक और रूम की तरफ अनिका को लेकर जाने लगता है। यहाँ जैसे ही रोहित अब उस रूम के दरवाजे को खोलता है तो जो शख्स यहाँ पर अब अनिका के सामने था उसे देखकर तो अनिका कभी उस शख्स को देखती है तो कभी रोहित को। तो वहीं जब रोहित और अनिका के पीछे तो वहीं जब निखिल और भूमिका वहां पर आते हैं तो निखिल जब उस शख्स को देखता है तो अचानक से ही अब निखिल के मुंह से निकलता है, व्हाट द हेल, हाउ इज दिस पॉसिबल। अरे ये अगर यहाँ पर है तो फिर वो कौन था। इधर निखिल की ये बात सुनकर अब अनिका रोहित की तरफ देखकर कहती है, मिस्टर मारवा अब आपको ही बताना होगा कि ये सब क्या है, क्योंकि आप जरूर इसके बारे में कुछ जानते हैं। क्योंकि ये सुनते ही अब रोहित कहता है, आओ सभी टेबल पर बैठो, हम आराम से इसके बारे में बात करते हैं। रोहित की ये बात सुनते ही वहाँ पर सभी ही अब वहाँ पर रखी हुई एक टेबल के पास जाते हैं और उसके चारों तरफ बैठ जाते हैं और वो सभी अभी रोहित को ही देख रहे थे।
क्योंकि उन सभी को अभी रोहित से अपने सवाल का जवाब चाहिए था कि आखिर ये सब कैसे हुआ। इधर दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस में अब तक यहाँ पर सभी गुलेरिया हाउस में आ जाते हैं, तो वहीं सारा का सारा स्टाफ अब यहाँ पर आलिशा के पास आ जाता है और अब वो उसे अंदर लेकर जाने लगते हैं। तो वहीं राजीव गुलेरिया अब शारदा से कहता है, शारदा तुम बड़ी रानी के लिए मेडिकल रूम के बगल वाला गेस्ट रूम तैयार करवा दो, वो भी यहीं पर रहेंगी, और कैलाश अधिकारी के लिए फर्स्ट फ्लोर पर जो है उसे रेडी करवा दो, क्योंकि एक रूम यहाँ पर बड़ी रानी के लिए और एक कैलाश अधिकारी के लिए जल्द से जल्द तैयार करवाओ। इधर राजीव गुलेरिया की ये बात सुनते ही अब शारदा कहती है, जी साहब हो जाएगा। यहाँ शारदा अब करण को देखकर भी कहती है, साहब वो अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, ये बहुत ही जरूरी बात है। ये सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, ठीक है शारदा करते हैं, लेकिन बाद में, पहले ये बताओ कि स्वाति और बच्चे कहाँ पर हैं, वो सब ठीक तो है ना। करण की ये बात सुनते ही अब शारदा कहती है, साहब वो स्वाति मैडम तो आपके रूम में ही हैं और बच्चे भी आपके ही रूम में हैं। अब शारदा की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, लतिका को आलिशा के बारे में कुछ पता तो नहीं चला ना शारदा, क्योंकि देखो वो बच्ची है और मैं नहीं चाहता उसे कुछ पता चलता। इस बात पर अब शारदा कहती है, नहीं साहब वो रिया बेबी आई है ना, तो वो तो उनके साथ ही बिजी हैं, वैसे किसी के द्वारा भी उसे अभी तक आलिशा मैडम के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। इधर ये सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, ये तो अच्छी बात है शारदा कि लतिका को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला, और वो सभी अभी अंदर आ जाते हैं, जहाँ आलिशा को भी मेडिकल रूम में रखा जाता है, तो वहीं बड़ी रानी को उनके बगल वाले रूम में ही बगल वाले रूम को ही तैयार करवा दिया जाता है। और यहाँ पर अब सब अपने अपने रूम में जाकर अब फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। तो जैसे ये भी यहाँ पर करण गुलेरिया अपने रूम में आते हैं, तो वो यहाँ पर बेड पर बैठकर कुछ सोच रही स्वाति मल्होत्रा को ही देख रहे थे, क्योंकि जब वो यहाँ पर अपने रूम में आए तो उन्होंने देखा कि स्वाति मल्होत्रा हालांकि यहाँ पर बच्चों के साथ थी, लेकिन वो भी यहाँ पर कुछ सोच रही थी। अब यहाँ पर उन्हें इस तरह से कुछ सोचता हुआ देखकर अब करण गुलेरिया के साथ चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, और अब करण गुलेरिया स्वाति मल्होत्रा के बगल में बैठकर कहते हैं, जानती हो स्वाति, मैंने इस दिन का बहुत ही इंतजार किया है कि जब मैं बाहर से आऊं और तुम्हारा ये खूबसूरत सा चेहरा देखूं। सच में मैं बता नहीं सकता कि कितने लंबे वक्त के बाद मुझे ये पल नसीब हुआ है।